खबर रांची से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश जो है वो इस वक्त सामने है, जिसमें 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच ये वो तारीख बताई जा रही है। 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच चुनाव संभव है। झारखंड में 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के अनुसार तैयारी के निर्देश भी दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो झारखंड में देखिए इस वक्त तेज होती हुई, और चुनाव को लेकर जो निर्देश है उसकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जिसमें तारीखों को लेकर जो संभावित तारीख बताए जा रहे हैं वो बताया जा रहा है कि ये संभावित तारीख 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच चुनाव के तौर पर हो सकते हैं और 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं। हमारे सहयोगी निरंजन इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निरंजन, तो क्या ये माना जाए कि जो तारीख संभावित बताई जा रही है इन्हीं तारीखों के बीच झारखंड के डेट का अनाउंसमेंट होगा और पिछले चरणों की तरह इसमें भी 7 चरण होंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग से मिले निर्देशों के मुताबिक इस बार भी राज्य में 7 चरणों में चुनाव की संभावना है। लेकिन पिछले साल पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 में 11 से 19 मई के बीच हुआ था। इस बार 5 चरणों में चुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है झारखंड और बिहार, इसमें 7 चरण की संभावना जताई जा रही है। अब देखा जाए कि झारखंड में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदाता संपन्न कराया जाना है। इसको लेकर के चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। लगातार जो चुनाव अधिकारी हो मीटिंग कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के जरिए डीसी के साथ बात हो चुकी है। सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। सभी जगह जो बनाए जाते हैं स्ट्रांग रूम, उसको लेकर के जो बैलेट पेपर होते हैं या जो भी कागजात होते हैं, जितने भी चुनाव से संबंधित सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है। निश्चित तौर पर अब देखा जा रहा है कि हो सकता है कि जो मार्च के पहला सप्ताह में यानी फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा होगी। झारखंड में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में पिछले बार मतदान हुआ था। इस बार भी उम्मीद है कि 7 चरण में हो सकता है। उसको लेकर के आम और तैयारियों का दौर यूं कहें कि अब शुरू हो चुका है और उसी रफ्तार में अब इस वक्त सियासत भी गर्म होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से आ रही है, जहां बजरंग बली मंदिर में पथराव के मामले में 2 पक्ष के आवेदन पर 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लगातार कैंप कर रही है। गांव में अब भी 50 जवान की तैनाती की गई है। गाना बजाने को लेकर देखिए 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद के बाद पुलिस पर कार्रवाई करने को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब भी सुरक्षा के लिहाज से, स्थिति को सामान्य रखने के लिहाज से 50 जवानों की तैनाती गांव में है। तो ये पूरा मामला बजरंग बली मंदिर में पथराव को लेकर, जिस पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। 2 पक्षों की तरफ से आवेदन दिए गए थे और 28 आवेदन, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हेमंत सोरेन से 20 जनवरी को हुई पूछताछ के दौरान सीआरपीएफ के सीएम हाउस के पास पहुंचने के बाद रांची प्रशासन की तरफ से दर्ज एफआईआर को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीआरपीएफ पर हुए एफआईआर को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी सीएम और जेएमएम पर प्रहार किया। हालांकि बीजेपी के सवालों पर जेएमएम की तरफ से भी जवाब दिया गया। तो रांची प्रशासन ने सीआरपीएफ पर ही एफआईआर दर्ज कर दिया, जिसके बाद सीएम हाउस के पास ये सीआरपीएफ की टीम थी, उसकी तैनाती उसी जगह पर थी। सुरक्षा के लिहाज से ये सीआरपीएफ की टीम लगाई गई थी, लेकिन उस पर जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है बीजेपी ने इसे लेकर सवाल खड़े किए। जेएमएम को जमकर घेरा गया, लेकिन जेएमएम पलटवार करती नजर आई और जेएमएम ने बीजेपी पर सीधे तौर पर ये आरोप भी लगा दिया कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।
हमारा सबसे पहला प्रश्न है जिला प्रशासन से कि जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक जो मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, वहां मुख्यमंत्री जाते हैं, अपने हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हैं और उस समय निषेधाज्ञा लगी होती है, लेकिन उन पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। लेकिन जो सीआरपीएफ जिस तरीके का माहौल बन गया था उस दिन पूरे राजधानी में और खास करके मुख्यमंत्री आवास के आसपास हजारों जेएमएम के कार्यकर्ता हथियार हरवे के साथ जमा हो गए थे, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे और बार बार ईडी का सेंधरा, ईडी पर हमला, आग लग जाएगा झारखंड में, तरह तरह की बातें कर रहे थे और प्रशासन मूक दर्शक था। ये आपको जो सीओ ने एफआईआर किया उसी से ये प्रतीत होता कि धारा 144 लगे होने के बावजूद हजारों की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता भी आ गए, ये सीओ ने कहा है। तो ये खुद मान रहे हैं कि उस दिन लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोलैप्स कर गई थी। देखिए, वो तो परिसर ही आवास ही था माननीय मुख्यमंत्री का, और क्योंकि वहीं पूछताछ होनी थी और वहाँ पर लोगों का जमा होने से रोकने की एक प्रयास था प्रशासन का। 144 होता है कि भाई अब 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री महोदय गए, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए थे, वहाँ जमा हुए थे, उन पर भी कार्रवाई हो रही है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन जो सरकारी पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेवार पदों पर हैं, जिन पर देश की जनता को विश्वास रहता है, सीआरपीएफ, उनकी डिप्लॉयमेंट किस परिस्थिति में की गई, किसके आदेश पर की गई, बाबूलाल जी को उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। यह ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आखिर किसके इशारे पर हुआ? जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री तो अपने गेट पर निकले, अकेले निकले, उन्होंने लोगों को समझाया। गिरिडीह में राज्यपाल की जमीन पर बन रही मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रुक गया है। पूरे मामले पर वनांचल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर गलत एनओसी देने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। देखिए इस पर हमारे सहयोगी एजाज अहमद की ये रिपोर्ट। गिरिडीह जिले में गवर्नर की जमीन पर एनओसी में फर्जीवाड़े कर प्ले ग्राउंड बनने का, मिनी स्टेडियम बनने का आरोप लग रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे शिलापट लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि 15वीं वित्त की मद से वनांचल कॉलेज जो इंटर कॉलेज है, यहाँ पे मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाना है और इसकी लागत राशि लगभग बताया जा रहा है 1,50,00,000 के आसपास है। तो ऐसे में यहाँ पे जो आरोप लग रहे हैं कि ये गवर्नर की ज़मीन है और गवर्नर को ज़मीन डोनेट किया गया था और यहाँ पर एनओसी में फर्जीवाड़ी करने का आरोप लग रहा है और ये फर्जीवाड़ा कोई और नहीं, जो इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं उस पर लग रहा है। इसमें सीएमआर का कुछ थोड़ा मोड़ा कहीं जमीन जैसा वो बोलते हैं, ऐसे उनके जो दादी जो थे मातोश्री उन्होंने वर्बल और लिखित दोनों तरह से हम लोग के जो यहाँ पर जो कॉलेज के संस्थापक थे प्रोफेसर पी सिंह, जो कि ऑलरेडी हैज बीन डाइड, उनको वो कुछ इंडिकेशन दिए थे कि बेटा थोड़ा बड़ा मेरा भी कहीं जमीन है, तुम इसको अपने कब्जे के अंदर इस जमीन को रख लो। क्योंकि जमीन हम दान दिए ही नहीं है, ना हम दिए, ना हमारे ग्रैंडमदर दिए, ना हमारा परिवार वाला कोई दिया है। वो जमीन हमारी है और हम किसी को भी दान नहीं दिए और हम चाहते हैं कि वो जमीन को अपना रखें। गिरिडीह जिले में आम लोगों की जमीन तो छोड़िए, गैर मजरूआ और यहाँ तक कि अब गवर्नर की जमीन भी सुरक्षित नहीं है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद।